गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एक हिंदी जो है एक सब्जेक्ट के रूप में एग्ज़ाम में है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर फर्स्ट जो होता है वर्णमाला। वर्णमाला से हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज़ हम लोगों की आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला होता है अक्षरों का व्यवस्थित समूह। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द हमको दिख रहा है अक्षर। अब हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अक्षर क्या होते हैं। अक्षर वे होते हैं जिनका क्षरण ना हो, अर्थात अब उनसे छोटी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, और अक्षर और वर्ण दोनों समान हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप लोग कि ये लिखित इकाई की बात कर रहे हैं वर्ण में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ध्वनि की, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात होती है। किसकी? मौखिक इकाई में ध्वनि आती है। ठीक, अब जैसे वर्ण है, तो वर्ण के बारे में हम लोग जैसे देखते हैं तो पहले हम लोग को क्या दिखता है? वाक्य। अब वाक्य होता है, कुछ लोग बोलेंगे इससे पहले ऊपर भी होते हैं पैसेज अर्थात पैराग्राफ। तो लेकिन सबसे पहले वाक्य होते हैं, फिर जब इनको हम तोड़ते हैं तो हमको मिलते हैं शब्द, और फिर जब हम उनको तोड़ते हैं तो हमको मिलते हैं अक्षर। ठीक है, अक्षर या वर्ण कह सकते हैं इनको हम। ठीक, अब ये हम लोग का क्लियर हो गया कि अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, वर्ण को दो भागों में बांटा गया। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका कि अच किसे कहते हैं? अच किसे कहते हैं? स्वर को कहते हैं। ठीक है, और इनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अर्थात हमें इनको लिखने और उच्चारित करने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। और दूसरे जो व्यंजन होते हैं इनको संस्कृत में क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल, इनका उच्चारण क्या होता है? स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण प्लस इनको जो इनकी लिखाई होती है वो क्या होती है? स्वर की सहायता से होती है। जैसे मान लो हम लिखते हैं का, तो का में ये सिर्फ का नहीं है, का में है हलंत के साथ का अर्थात आधा का और धन आ। ठीक है, ये दो शब्द मिलके बनाते हैं का को। ठीक, ये दो शब्द मिलके क्या बनाते हैं? का को। अब हम जब बात करते हैं स्वर की, हम लोगों ने देख लिया कि कितने इनके भाग होते हैं। हम बात करते हैं स्वर की। तो जब हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में जब पूछते हैं स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर कितने होते हैं? 11 हिंदी वर्णमाला में। आ ई उ री ए आए ओ और औ, ये हमको 11 देखने को मिलते हैं। काउंट कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। ठीक, और लेकिन जब पूछता है कि उच्चारण के आधार पर तब कितने हो जाते हैं? 10। और इनमें से कौन सा कम पड़ जाता है? फिर ये जो री है इसको हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम र कहते हैं तो रा में रा आता है, और रा किससे मिलके बनता है? रा धन आ से। तो इसमें क्या हुआ? ये एक हमको व्यंजन दिखता है, तो इसके लिए इसको हम क्या करते हैं? इसको हम हटा देते हैं। अब जब लेकिन पूछता है एग्जाम में कभी कि लिखित आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं, तब हमको कौन सा टिक लगाना है? 13। अब इनमें दो कौन से बढ़ गए हैं ये भी देख लेते हैं। एक बढ़ा है अन और दूसरा बढ़ा है आहा। इनको क्या कहते हैं? अन और आहा को अयोगवा ध्वनियाँ भी कहते हैं, अयोगवा ध्वनि भी कहते हैं इनको। ठीक है, और अन का जो दूसरा नाम है इसको अनुस्वार कहते हैं, और आहा का दूसरा नाम इसको विसर्ग कहते हैं। आप लोग ये जितने भी पॉइंट देख रहे हैं ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं,
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुस्वार क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर क्या होते हैं, और लिखित आधार पर स्वर क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आ चुके हैं। हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण की। जब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की, तो स्वरों के वर्गीकरण का हम कई आधार पर बांटते हैं। जैसे सबसे पहले हम बांटते हैं मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे हम स्वरों को बांटते हैं कितने, 3 भागों में। पहले है ह्रस्व या लघु, ठीक है, या फिर जिनको छोटे भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक, और तीसरे होते हैं पुल्लित स्वर, ठीक। जब हम बात करते हैं ह्रस्व की, तो इनके उच्चारण में क्या होता है, सबसे कम समय लगता है हमको, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और जब हम मात्रा की गिनती करते हैं तो इनके लिए हम लोग सिर्फ एक ऐसे खड़ी पाई जैसे होती ऐसी मात्रा सिर्फ काउंट करते हैं, ये इनके लिए ये निर्धारित करते हैं, ये जैसे पूर्ण विराम होता है उस तरह का एक सिंबल हम लोग इनके लिए देते हैं। ह्रस्व कौन कौन से हैं, ये 4 हमको देखने को मिलते हैं, अ, इ, उ और री। ये हमको ह्रस्व या फिर जिनको लघु भी कह सकते हैं, लघु देखने को मिलते हैं। अब दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे हैं दीर्घ, जिनको द्विमात्रिक भी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, ठीक, ये द्विमात्रिक हो गए। और जब हम लोग छंद में मात्रा गिनते हैं तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे एस होता है ना, ऐसे ऐसे स्वर पढ़ें जो कि विजातीय में है। संयुक्त स्वर के कितने हैं, 4। अभी हम लोग आगे चल के संयुक्त व्यंजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर क्या मतलब, जीभ कहाँ पर तालु में छूती है और जीभ कैसे रिएक्ट करती है। तो अग्र स्वर क्या होते हैं, जीभ के अग्र भाग से आते हैं, जैसे ई, ए, ए, ठीक है। और मध्य जो आ है, इसको मध्य या उदासीन कहते हैं। और जब हम बात करते हैं पश्च स्वर की, तो इसमें बड़ा, उ, ओ, औ और री, ये 3 हो गए, ठीक है। अब अगला बिंदु हम देखते हैं जो चौथे आधार पे है स्वरों का वर्गीकरण, वो है मुख खुलने के आधार पर। मुख आपका किस प्रकार खुलता है, जैसे ई, उ, इनको किस में रखा गया है, संवृत, संवृत स्वरों की श्रेणी में इनको रखा गया है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ए और ओ, इनको किस में रखा गया है, इनको रखा गया है अर्धसंवृत की श्रेणी में। और जो बड़ा आ है मतलब आ, इसको किस में रखा गया है, विव्रत, विव्रत की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और अगला जो चौथा है, इसको कहते हैं अर्धविव्रत। इनमें आते हैं आ, ए और औ, ये 3 आते हैं अर्धविव्रत में। और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
और ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में टोटल हमको कितने वर्ण देखने को मिलते हैं? 52। तो ये किन किन किससे किससे मिलके बने होते हैं? देखो, स्वर हमको पता है कितने हो गए, 11 हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। व्यंजन अभी हम लोग पढ़ेंगे, व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है। अयोगवाह ध्वनियाँ अर्थात अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? अन और आ, ये कितने हो गए? 2 हो गए। और अभी हम लोग कह रहे थे ना आगे चल के संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4। वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संयुक्त स्वर, वो भी 4 थे, लेकिन वो स्वर की श्रेणी में आ गए। लेकिन ये जो संयुक्त व्यंजन है ये व्यंजन से थोड़ा हटके हैं। तो ये जो 4 हैं इनको हम देख लेते हैं। जैसे छा, छा किससे मिलके बनता है? का, शा और आ से मिलके बनता है छा। और हम बात करते हैं दूसरा त्रा की। त्रा किससे मिलके बनता है? त र अ, त्रा। ठीक। और ज्ञा की बात करते हैं, ज अ आ। ठीक। और स्रा की बात करते हैं, श र आ, सा। ये स्वर के संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। और उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। ठीक। अब ये कौन कौन से? ड़ा, ढा। ठीक है। अब ये सब क्या थे? ये लिखित आधार पे थे। हम लोग उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि मुख से किस प्रकार की ध्वनि निकलती है जब किसी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं। तो जब बात करते हैं कंठ की, कंठव्य की, तो कंठव्य में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा और अ, आ, हा, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 वर्ण किस में आ गए? ये हो गए कंठव्य में। ये आपको 9 वर्ण देखने को मिलेंगे कंठव्य में। जब हम बात करते हैं तालव्य में, तो तालव्य में क्या है? च, छ, ज, झ, अ, ई, य, स। देखो, इनको सबको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनका कई बार आप लोग इनको उच्चारण करेंगे इनका, तो क्या होगा? तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये मुख के किस बिंदु से निकल रहे हैं, तालव्य से निकल रहे हैं या मूर्धन्य हैं या कंठव्य हैं। इनका आप लोगों को या तो आप लोग बहुत ज़्यादा उच्चारण कीजिए या फिर इनको आप रट डालिए, 2 ही ट्रिक्स हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं मूर्धन्य की, तो इसमें आता है ट, ठ, ड, ड़, ढ, ढ़, ड़, र, व, वा। ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं दंतव्य की, तो दंतव्य हमको देखने को मिलता है ता, था, दा, धा,
ना, ला, श, ज, जा। जा में आप लोग यहाँ पे देखेंगे बिंदु है, ये इसका कह सकते हैं ये किसने शुरू किया था, ये थे शिव प्रसाद होते हैं, ये हैं अलिजीवा, अर्थात जीवा के मूल से आते हैं। हम बात करते हैं नासिक के व्यंजन की। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, पंचमा अक्षर का वर्ग के, ठीक है, जैसे का खा गा घा अंगा ये, और चा छा जा झा अय्या, ये पंचमा अक्षर जो आएगा, ठीक है, ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक, त थ ध ना, प फ भ म, ये क्या है, ये नासिक के व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 5, 2, 2 4 और 1 5, इनकी संख्या कुल कितनी है, 5, ठीक। और जब हम बात करते हैं नासिक वर्ण की, तो नासिक वर्ण में एक और जुड़ जाता है, कौन, अन। नासिक व्यंजन तो ये 5 हैं ही, ठीक है, और एक और जुड़ जाता है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 6, ठीक। लेकिन जब ये पूछेगा नासिक वर्ण के बारे में, लेकिन जब व्यंजन कहेगा तो आपको 5 ही टिक करना है, आपको 5 पे ही चेक मार्क लगाना है। और लेकिन जब वर्ण की बात करेगा नासिक वर्ण, तो आप 6 करेंगे। अब वस्त्र कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं न, स, ल, ज, रा, ठीक, ये आपको देखने को मिलते हैं वस्त्र में। अब बात करते हैं अनुनासिक कौन कौन से, ये चंद्रबिंदु है, ठीक है, ये याद रखना आप। आ क्या है, ये अनुनासिक है, और अनुस्वार क्या है, अन। अन क्या होता है, अनुस्वार। और निरनुनासिक कौन कौन से वर्ण हैं, ये है आ, ये कौन कौन से हैं, ये हैं निरनुनासिक के प्रकार। अब प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, ये है रा। रा क्या है, ये प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, इसको हम कहते हैं रा को, ठीक है। अब जब बात करते हैं अल्प प्राण की, ठीक, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, हमको पहला, तीसरा और 5वां, ये 3 कॉलम अभी आपको हम दिखा देते हैं, तो एक सेकंड, यहाँ यहीं पे हम बना देते हैं, क्या ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो गया 5वां, ये 5 कॉलम। तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। ये जब हम पहले कॉलम की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, क, च, ट, त, पा, ठीक है, पा तक। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो कौन से आते हैं, ख, छ, ठ, थ, फा, ये कौन कौन से है, दूसरे। जब तीसरे की बात करते हैं तो आता है ग, ज, ड, ढ, द, बा, ठीक है।
जब हम चौथे की बात करते हैं तो आपको दिखेगा घा झा डा धा भा, ठीक है। जब पांचों की बात करते हैं तो अंगा अय्या अड़ा ना मा, ये आपको क्या दिखेंगे, ये पांचों में दिखेंगे, ठीक। जब हम अल्प प्राण की बात करते हैं तो पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण। और फिर अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। फिर जो आप कड़ा होता है ये भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और स्वर कितने, 10, री को छोड़कर, ठीक है, री को छोड़कर आपके 10 स्वर जो हैं वो भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। जब हम बात करते हैं महाप्राण की तो आपकी जो दूसरी रो है, दूसरी रो कौन कौन सी, जैसे मान लो का, खा, गा, घा, अंगा, ये है। तो आपकी दूसरी रो और ये चौथी रो, ये जो आपकी टोटल नीचे तक जाएगी, ये, ठीक है, ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। और ऊष्मी व्यंजन जो है, ऊष्मी या संघर्षहीन को भी कहते हैं, श ख श ह, ये ऊष्मी व्यंजन है, ये भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। और ढ़, ढ़ जो है यह भी महाप्राण की श्रेणी में आता है। अब अघोष, अघोष की जब हम बात करते हैं तो पहली श्रेणी, मतलब पहला कॉलम हमको जो कचट तो का, चा, टा, ता, पा, ठीक, ये पहला। और फिर दूसरा खा, ठा, छा आएगा, सॉरी, खा, छा, ठा, ऐसे ही, तक बाद था आएगा, ऐसे जो दूसरा कॉलम होगा। और फिर श, ख, श, ठीक, ये क्या होते हैं, ये भी अघोष की श्रेणी में आते हैं। और जब हम बात करते हैं सघोष की तो तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम और पांचवें कॉलम के जो वर्ण हैं वो आते हैं आपके सघोष की श्रेणी में। फिर हा, या, र, ला, ये भी आपके किस में आते हैं, सघोष की श्रेणी में। और 10 स्वर कौन, री को छोड़कर, ठीक है, री को छोड़कर बाकी 10 स्वर ये सब क्या होते हैं, ये सघोष की श्रेणी में आते हैं। देखो आप अगर इसके साथ नोट्स बनाते चलेंगे, जैसे आप हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, अगर आपके पास यहाँ पे बना रखा है पेज पे, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, और ये ज़्यादा देर तक आपको रिकॉल रहेंगी चीज़ें। ये भी हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। कई बार हमको वर्ण दे देता है कि इनको अरेंज करो, कि हिंदी शब्दकोश या हिंदी वर्णमाला के आधार पर, ठीक है। और इसमें कई बार हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो नए बच्चे होते हैं उनको तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग कभी का के बाद छा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और जा के बाद ज्ञा नहीं पढ़ते हैं, और डा के बाद ढ़ा नहीं पढ़ते हैं। तो इनमें हमको ता के बाद त्रा नहीं पढ़ते, इनमें हमको कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाता है जितने भी नए बच्चे होते हैं। तो उनके लिए देखो, आ के ऊपर चंद्रबिंदी, ठीक है, ये सबसे पहला है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर कौन सा है, आ, ठीक है। और फिर आता है अन, फिर आता है आहा, फिर उसके बाद आता है आ, अर्थात छोटा। छोटा कौन से नंबर पे है, ये चौथे नंबर आपको दिखेगा, 4th पोजीशन पे, ठीक है। फिर आता है बड़ा, फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ठीक, ये सीरियल वाइज चल रहा था। फिर आता है का, आपको ध्यान यहाँ देना है, मैंने यहाँ पे इनका कलर चेंज कर दिया है, बट आपको ध्यान भी देना। का के बाद क्या दिखेगा, छा। छा यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो छा है वो का और शा इनसे मिलके बनता है, ठीक है। तो का है, इसमें का आ रहा ना, तो इसको का के बाद लगा दिया गया, ठीक, छा हो गया। फिर खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, ज्ञा। अब ज्ञा यहाँ पे क्यों रखा गया, क्योंकि ज्ञा जो होता है वो जा और अइया से मिलके बनता है, ठीक, ज्ञा हो गया। फिर झा, अइया, फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ढा, अढ़ा, अड़ा, ठीक, फिर ता, त्रा। अब ता यहाँ पे क्यों रखा गया, क्यों, क्योंकि ये जो है त्रा, ये ता और रा से मिलके बन रहा है, तो ता के बाद इसको क्या रखा गया, त्रा को। अब उसके बाद था, दा, धा, ना, पा,
फा बा भा मा। और या रा ला वा शा श्रा। अब श्रा की जब हम बात करते हैं तो ये सा और रा से मिलके बन रहा है, ठीक है। फिर खा शा हा। ये आपके हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देख लेंगे या और वा, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने हाईलाइट किया है। तो इसको ये क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे महिलाएं हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके ए जो है यहाँ पे ये स्वर है, इसकी जगह पर हम या भी लिख सकते हैं, मात्रा लगा के महिलाएं, ये भी एक सही शब्द है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग या और वा को क्या होता है, अर्ध स्वर की श्रेणी में रखते हैं, अर्ध स्वर की श्रेणी में रखते हैं। हम लोग बात करते हैं वर्ण विच्छेदन की, यह भी हमें कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे कमल है, कमल, तो कमल का मल्ला से मिलके नहीं बना, इसमें स्वर भी हैं, जैसे का, फिर आ, फिर मा, फिर आ, फिर ला, फिर आ, इनसे मिलके क्या बनेगा, ये कमल बनेगा। जब हम बात करते हैं गोपाल की, तो ग धन ओ धन प धन आ धन ल धन आ, क्या मिलके बनेगा, ये गोपाल। फिर हम जब बात करते हैं आविष्कार की, तो आ व ई श क आ र अ, आविष्कार। जब हम बात करते हैं मार्मिक की, तो म आ र म ई क अ, मार्मिक। जब हम बात करते हैं छतरी की, तो क श अ, ये बना छा, फिर त र ई बना त्रि, फिर य धन आ, क्या मिलके बनेगा, छत्री। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अकारांत, ये आप लोग को जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे वचन वगैरह, तो हमको देखने को मिलता है कि कभी कभी कहीं पे लिखा रहता है अकारांत। अकारांत क्या होते हैं, वे शब्द जो आ पे खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। जैसे कमल, कमल में अंत में क्या आएगा, आ। जैसे ये देखो यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, ये आ, तो ये क्या हो गया, ये अकारांत हो गया। और फिर आकारांत, यहाँ पे देखिए बड़ा है। आकारांत क्या हो गया, जो आ पर समाप्त होने वाले शब्द हैं, जैसे माला, म धन आ धन ल धन आ, ये आ पे समाप्त हो रहा ना, तो ये क्या हो गया, ये आकारांत हो गया। उकारांत जो ऊ पे समाप्त होंगे, जैसे मधु। फिर एकारांत, एकारांत जो होंगे ए पे समाप्त होंगे, जैसे लड़के, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे इकारांत। इकारांत क्या होंगे, जो ई पे समाप्त होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे इकारांत, जैसे नीति, ये ई पे समाप्त हो रहा है, छोटी ई पे। इकारांत क्या हो गया, जैसे लकड़ी, लड़की, ये क्या है, ये बड़ी ई पे समाप्त हो रहे हैं, ठीक। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो एक सवाल का जवाब जरूर देना कि ये जो सिंबल है, ये अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में हमको देखने को मिला था, ये किस चीज़ का सिंबल है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।